बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास कुछ मिक्स टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक तो ये है कि क्या जमहूरी हुकूमतों के पीछे हुकूमत किसी और की होती है? क्या हमारी हुकूमतों को चलाता कोई और है? क्या हमारी हुकूमतें आज़ादाना फैसले कर सकती हैं? क्या हमारी हुकूमतें वाकई मजबूर होती हैं? अगर अवामी इलेक्टेड हुकूमतें मजबूर होती हैं, आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती, तो फिर उसके पसे पर्दा कौन हुकूमतें चला रहा होता है? बेसिकली हमारे मुल्क पर हुकूमत कर कौन रहा है? दो क्लिप्स हैं, वो मैंने आपको दिखाने हैं। एक तो इस टॉपिक पर है कि हमारे मुल्क पर एक्चुअली कौन हुकूमत करता है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कभी ये सियासी पार्टी आ गई, कभी वो सियासी पार्टी आ गई, कभी ये बयानिया कामयाब हो गया, कभी वो बयानिया कामयाब हो गया। लेकिन क्या नारों से हटकर हम हुकूमत को चलाने के अहल हैं? क्या अपने बयानिया के मुताबिक हम अपनी हुकूमतों को चला सकते हैं? क्या हम भी किसी के आर्डर के मोहताज होते हैं? इस हवाले से भी आपको एक क्लिप सुनवाना है। क्लिप रिलेटेड है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुतालिक। उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने एक नारे का, एक प्रोटेस्ट का जवाब दिया है, वो आप अल्फाज सुनेंगे। और दूसरा जो क्लिप है वो है, आप साहब ने सुना है कि इमरान खान साहब इशारों में कुछ लोगों को ब्लेम करते हैं। ये तो हमें भी पता है, नाम तो नहीं लेते, बस ऐसे ही एक्स वाई जेड ये वो, लेकिन वो एक तनकीद करते हैं। एक तो तनकीद होगी, इस पर शदीद गम व गुस्सा भी आया है। लेकिन हम आपको क्लिप सुनवाएंगे, वो क्लिप देखें कि इमरान खान की तनकीद, और दूसरा जो क्लिप है वो देखें, उसमें जो तनकीद की गई है इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें मुख्तलिफ क्या है और इसमें फ़र्क क्या है। क्या इमरान खान की तनकीद ज़्यादा सख्त है या इस बंदे की या इस जमात की तनकीद ज़्यादा सख्त है? क्या इमरान खान जो करता है वो तनकीद है या ब्लेम है या इल्ज़ाम तराशी है? और ये जो लोग बोल रहे हैं ये भी क्या तनकीद है, ब्लेम है या कुछ और है या साजिश है? अवाम और आर्मी में गैप कौन पैदा करना चाहता है? आप इसमें देखेंगे कि इमरान खान या नवाज शरीफ। इमरान खान की हर तकरीर आपने सुनी है, देखी है। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, उनकी भी आप लोग हर तकरीर देख रहे हैं, हर स्पीच देख रहे हैं। जहाँ जहाँ भी उन्होंने इदारों को, हमारी अफवाज पाकिस्तान को या किसी ख़ास शख्स को हिट किया है, वो भी आप लोग सब देख रहे हैं। इस क्लिप में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्लिप सबकी नज़रों से गुजरा है। अभी ये क्लिप लेकर आने का मकसद ये है कि जिस तरह के स्टैंड और जिस तरह के रिएक्शन इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ आए? एक तीसरा क्लिप है, वो भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, लेकिन उसका ताल्लुक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से नहीं था, उसका ताल्लुक हमारे इदारों से है। वो क्लिप मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, इसमें भी आप देखें। लेकिन 2-3 पॉइंट पर छोटा सा मुख्तसर सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। हुकूमतें आती हैं, अवाम के वोट से आती हैं, और अवाम इसलिए वोट देती है कि ये पार्लियामेंट में, काबीना में हमारे नुमाइंदे बैठे हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो मसाइल हैं, उनको जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। अवाम इसलिए इलेक्ट करती है कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के हालात को जो है ना ये स्टेबल रखेंगे, ना कि इंस्टेबिलिटी लाएंगे। अवाम इनको इसलिए इलेक्ट करती है कि पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार, एक आज़ाद रियासत बनाएंगे ताकि हम आज़ादाना फैसले कर सकें। अवाम इसलिए इन सियासत पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करती है कि
हमारी किसी भी मुल्क से, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उससे हमारी दोस्ती तो हो, लेकिन वो हमें मजबूर ना कर सके, हमारे फैसलों पर उसका इख्तियार ना हो। हमारी मर्ज़ी हम किसी से रिलेशन रखें, हमारी मर्ज़ी किसी से ना रखें, क्योंकि हमने अपने मुल्क का मफाद देखना है। जो चीज़ हमारे मुल्क के मफाद नहीं होगी, जो चीज़ हमारे मुल्क के फ़ायदे में नहीं होगी, हम वो चीज़ नहीं करेंगे और हमें इसके लिए कोई मजबूर ना करे। अवाम इसलिए इन पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करती है कि हमारे मुल्क को जो ये कर्ज़े हैं इनसे आज़ादी मिले, हमारे मुल्क का पैसा हमारे मुल्क पर और हमारी अवाम पर लगे, ना कि ये खुद खाकर लूट कर और बाहर मुल्कों में ये जायदादें बनाएं या मिल्स, फैक्ट्रियां या कारोबार खड़ा करें। अवाम इनको इसलिए इलेक्ट करती है कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। अवाम इनको इसलिए इलेक्ट करती है कि पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम इदारे इंसाफ के मुताबिक काम करें, और इसलिए इलेक्ट करती है कि कानून को ये सब के लिए मसावी करेंगे, बराबर करेंगे, ना कि ताकतवर के लिए कोई और गरीब के लिए कोई और। गरीब अगर एक पेंसिल चोरी करे तो उसको मार पड़े, उसकी चमड़ी उधेड़ी जाए और उसको जेल में डाला जाए, और जो ताकतवर हैं वो चाहे मुल्क को लूट कर खा जाएं तो उन पर हाथ डालने के लिए 50-50 साल, 20-20 साल, 15-15 साल तहकीकात की जाएं, और फिर उसका एंड क्या होता है? NRO देकर उनको निकाल दिया जाता है। अवाम का पैसा हजम, अवाम जो गरीब है वो गरीब से गरीब होती जा रही है, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, उनके कारोबार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और गरीब जो कारोबार करता है उसको जो है ना कई साल उसको क्योंकि वो हलाल का कारोबार होता है, उसमें उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको कई साल लगते हैं तरक्की करने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि पॉलिटिशियंस को इलेक्ट तो करती है अवाम, लेकिन वो आज़ादाना फैसले क्यों नहीं कर सकते? इस चीज़ का एतराफ़ कर चुका है इमरान खान साहब कि हुकूमत तो मेरी थी लेकिन इख्तियार मेरे पास नहीं था। तो इसका मकसद क्या है? अगर हमने आपको वोट दिया, हमारे फैसले आप करें, कोई तीसरा क्यों करे? और इसी का एतराफ़ आज जवेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं। तो ये आखिर हो क्यों रहा है हमारे मुल्क के साथ? और अगर हमारे मुल्क की जो फैसले हैं वो अवाम करती है, तो फिर ये पसे पर्दा कौन है जो हमारे मुल्क के फैसले, जो हमारी कौम के फैसले तीसरा बंदा करता है और अपने मर्जी के फैसले हम पर मुसलत करता है? क्या ये हकीकत है? क्या ऐसा है कि हुकूमतें यानी कि चेहरा किसी और का और उसके पीछे हाथ किसी और का? ये हम आपको क्लिप में दिखाने की कोशिश करेंगे। 3 क्लिप हैं, एक जवेद लतीफ़ का है, वो सुने, उसमें जो बिलावल ने अल्फाज किए, बिलावल ने एक पॉइंट हाईलाइट किया है वो देखें। दूसरा क्लिप आप देखें नवाज शरीफ साहब का कि वो इदारों के लिए कितनी तारीफ़ें करता रहा है और कर रहा है, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान। और जो तीसरा क्लिप है वो है मंजूर पश्तीन का। मेरा कहने का मकसद ये है कि कानून सब के लिए बराबर क्यों नहीं? ये आप क्लिप देखें और अपना जो शऊर है उसके मुताबिक सोचते हुए ये ज़रूर सोचें कि हमारे मुल्क में आखिर बेसिकली एक्चुअली हुकूमत किसकी है। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने इकरार किया है कि इक़्तिदार होने के बावजूद वो बेइख्तियार हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने कहा कि अगर सियासतदान बेइख्तियार हैं तो PDM को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। इख्तियारी के मामले पे
عمران خان اور بلاول صاحب کی ایک رائے سامنے آ رہی ہے. بات تو اصل لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر عمران خان کو گرفتار کر نہیں سکتے، علی وزیر کو چھوڑ نہیں سکتے، تو جائیں کہاں؟ تو بے اختیار ہے نا پھر آپ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا بات کی ہے جناب، مان گئے ہو تو یہ کیوں کھلونا بنتے ہیں؟ تمام سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، ناٹ اونلی ون پارٹی. یہ پی ڈی ایم نے یہ حکومت اپنے ذمے، ان کا ایک ایجنڈا لے کے آپ نے اپنے ذمے لی کیوں؟ آپ نے ان کے کھاتے، آپ نے کس کھاتے میں لے لیے؟ عمران خان کا بھی ذکر، میں تمام کا ذکر کر رہا ہوں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دوبارہ مساق جمہوریت میں لانا. اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے. جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو جیل میں رکھنے کی درخواست کی، کیوں آپ نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کی. ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. میرے جرنیلوں نے پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ آئین کو ذبح کیا ہے، جمہوریت کو ذبح کیا ہے. لہذا فوج کو فوری طور پر اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. جو شناختی کارڈ ان کے پاس ہے نا پاکستانی ہونے کے لیے، وہی میرے پاس ہے. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم کوئی ماورائے کائنات کوئی مخلوق ہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے، میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے، انہی کا چلایا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شب خون مارتے ہیں، جو مارشل لا لگاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں. یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو. خراب کریں یہ فوج کے جنرل. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو. ہمارے سارے سماج دشمن عناصر ان ایجنسیوں کی پیرول پہ ہیں. ہمارے ملک کے تمام بدماش سماج دشمن عناصر جناب اسپیکر ہماری ایجنسیوں کی پیرول پہ ہیں. اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا. واضح طور پر ہماری بات سن لی جائے کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں ملک پر مارشل لا مسلط کرنے کا ارادہ ہے، یہ صرف اپنے خلاف محاذ بنانے کا سبب بن سکتا ہے. دفاع کے لیے 250 ارب رکھا گیا ہے، جو بجٹ میں اس وقت ان کے ایلوکیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جرنیلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راول پنڈی کی طرف کیا جائے. 65 میں فیک وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے. انہوں نے سیاچین ہارا، آپ نے پوچھا ان سے. انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا ان سے. میں نے خود جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلیریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا. میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. کوئی سیاستدان، کوئی حکمران اس وقت تک ملکی خزانہ نہیں لوٹ سکتا، اس وقت تک وہ کرپشن نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اس کو سپورٹ نہ کر رہی ہو. جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی سیاستدانوں کے کرپشن کے لیے ماحول نہیں بناتی، ان کو اس پر آمادہ نہیں کرتی، اس کی ترغیب نہیں دیتی، اس کا لالچ اس کو نہیں دیتی، سیاستدان خود اکیلے کبھی بھی کرپشن نہیں کر سکتا. کوئی نظام نہیں ہے، یہاں صرف ویکو ڈالے ہیں. اس نظام میں عدالتوں کا نہیں مانا جا رہا ہے، ویکو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو.
गुंडा गर्दी शुरू है। अगर आपने यहाँ कोई बात की तो ये नहीं कहेंगे कि कानून, ये नहीं कहेंगे कि आईन, ये नहीं कहेंगे कि अदालत हरकत में आ जाएगी, वीगो डाले हरकत में आ जाएंगे, ये बात कहेंगे आपको। ये पापा जॉन्स और ऑस्ट्रेलिया के जजीरे मुफ्त में नहीं आए हैं। हमारा खून बहाया गया है, हमारे माओं के इतने आंसू बहाए गए, पूरा सैलाब बनता है उनसे।